औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो सरफेस प्रिपरेशन के बारे में है कि सरफेस प्रिपरेशन क्या है, प्री ट्रीटमेंट क्या है, कोटिंग एंड ब्लास्टिंग में पेंट अप्लाई करने से पहले जो हम सरफेस रेडी करते हैं उसको सरफेस प्रिपरेशन कहते हैं। वो सरफेस प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, क्या चीज़ें चेक करते हैं, कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे, प्रोफाइल हम कैसे लेते हैं, इस आज के सेशन में हम इन चीज़ों पे डिस्कस करना है हमने। अभी सरफेस प्रिपरेशन एंड इंस्पेक्शन है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी नीड टू चेक। दो चीज़ें हमने चेक करनी है, एक डिग्री ऑफ क्लीननेस और दूसरा सरफेस प्रोफाइल। डिग्री ऑफ क्लीननेस क्या है? ये किसी भी इंसान की जो है वो एक हर एक आदमी की आप कह लें कि डिफरेंट एक परसेप्शन है, वो कैसे चीज़ों को देख रहा है। हो सकता है मैं कोई चीज़ विजुअली देख के एक्सेप्ट करूं, कोई दूसरा उसको रिजेक्ट करे ना करे, या कोई दूसरा एक्सेप्ट करे वो मेरी नज़र में जो है वो एक्सेप्टेबल ना हो। तो डिग्री ऑफ क्लीननेस जो है ये वेरी करती है, ये क्वालिटेटिव है, इसमें क्वांटिटी नहीं है, कोई मेजरेबल चीज़ नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है ये वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो है वो सरफेस प्रोफाइल है, जिसे आप डिग्री ऑफ रफनेस कहते हैं। डिग्री ऑफ रफनेस जो है ये क्वांटिटेटिव है, ये आपको 50 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 30 माइक्रोन इस तरह ये मिलेगी। तो दो चीजें हमने सरफेस प्रोफाइल में देखनी है, एक डिग्री ऑफ क्लीनिनेस और दूसरा सरफेस प्रोफाइल या डिग्री ऑफ रफनेस। यहाँ स्लाइड में क्या है, therefore two factors need to be considered when inspecting a surface preparation. Number one, degree of cleanliness. Number two, degree of profile, degree of roughness. If a specification gives criteria for both of these factors, then quality is not achieved until both criteria are satisfied. तो surface preparation में इन दोनों चीजों का अच्छा होना, इन दोनों चीजों का ठीक होना जरूरी है, तभी जो है वो हम हमारे जो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो क्राइटेरिया होगा एक्सेप्टेंस का, वो फुलफिल हो सकता है। हमारा डिग्री ऑफ क्लीननेस भी ठीक होना चाहिए और जो हमारी प्रोफाइल की रेंज है वो भी बराबर आनी चाहिए। सरफेस प्रिपरेशन एंड इंस्पेक्शन में सरफेस कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर पेंट एप्लीकेशन इन सेवरल डिफरेंट वेज, ईच वन वेरीज इन कॉस्ट, एफिशिएंसी, ईज एंड suitability. Dry abrasive blast cleaning, water blasting, hand and power tool cleaning, flame cleaning, pickling, vapor degrazing और weathering, ये सारे के सारे जो हैं वो हम जो है इन तरीकों से, ये वेज हैं, तरीके हैं जिनसे हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, हम इनसे क्लीनिंग करते हैं, हम इनसे अपनी प्रोफाइल रेडी करते हैं। ड्राई एब्रेसिव ब्लास्ट क्लीनिंग है जिसमें हम गार्नेट यूज करते हैं, कॉपर स्लैग यूज करते हैं। वाटर ब्लास्टिंग में वाटर यूज होता है। हैंड एंड पावर टूल में जो मशीन्स हैं या हैंड्स हैं या सैंड पेपर हैं। फ्लेम क्लीनिंग है, एज द नेम इटसेल्फ एक्सप्लेनिंग फ्लेम। पिकलिंग एंड पैसिवेशन जो होती है, पिकलिंग आप एसिड्स के जरिए क्लीनिंग करते हैं। इसी तरह वेपर डिग्रेजिंग है, इसमें स्टीम्स हैं। और वेदरिंग, आप मौसम को जो है वो कैसे इस्तेमाल करके क्लीनिंग करते हैं अपनी सरफेस प्रिपरेशन की। लेट्स सपोज कुछ हमने पाइप्स जो है वो नए खरीदे हैं और जैसे ही फैक्ट्री से कोई चीज आती है, पिछले सेशन में हमने ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ी है कि व्हाट इज मिल स्केल एंड व्हाट इज कोरोजन। तो मिल स्केल जो है वो जब नया मटेरियल रेडी होता है फैक्ट्री में, तो उसके ऊपर एक लेयर होती है मिल स्केल की, और मिल स्केल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द स्टील। तो चूंकि ये जो है ये गैल्वेनिक लिस्ट में भी मोर स्ट्रॉन्गर है, इसलिए हमने इस मिल स्केल को निकालना है। तो फैक्ट्री से जैसे ही पाइप आता है, तो अगर हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा डिले है, हमने ये पाइप जो है बाहर धूप में रख देने। जब हम पाइप धूप में रखते हैं तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का एक अमल है।
इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हमारा जो लोहा है, जो पाइप है, वो फैलता है और सिकुड़ता है। इस फैलने और सिकुड़ने से जो ऊपर एक लेयर है जिसको आप मिल स्केल कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक होना शुरू होती है, उतरती है, और एक वक्त आता है कि आपका पूरा पाइप जो है वो मिल स्केल से खाली हो जाता है। अब आपने जब ब्लास्टिंग के लिए लेके इसको जाना है तो आपका गार्नेट कम यूज होगा, बनिस्बत इसके कि वो पहला न्यू मिल स्केल है तो वो बहुत स्ट्रांग है, उसको निकालते हुए आपका गार्नेट भी ज्यादा है लगेगा और जो ब्लास्टर है वो भी थकेगा, तो उसमें थोड़ा वर्क हार्डशिप ज्यादा है। अभी कि हमारा जो मटेरियल है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? Properties of an abrasive have an effect on the resulting substrate also. These being, क्या होना चाहिए? Size of particles हमने चेक करना है, hardness of the material, density of the material, shape of the particle. These things are very important to achieve the good result of blasting, good result of profile and good result of cleanliness. ये चीजें हमने देखनी है। जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, लेट्स सपोज, तो पहले जो डिजाइन डिपार्टमेंट है वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि हमारी एक्टिविटीज क्या होंगी, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, हमने कौन सा मटेरियल यूज करना है ब्लास्टिंग में, पानी से करना है, एब्रेसिव यूज करना है, ग्रेट एंड शॉर्ट यूज करना है, ब्लास्टर करेगा या मशीन से हमने करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये कॉन्ट्रैक्टर पहले तय कर लेता है। वो अपना रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं, उनको व्यू करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। तो उसमें हमने ये इन चीजों का भी ख्याल रखना है जब हम मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में। ये मिल स्केल की आई है दोबारा से ये वीडियो, पहले भी एक्सप्लेन की थी मैंने, व्हाट इज मिल स्केल। तो मिल स्केल इस कलर में आपको मिलेगा, ग्रेइश ब्लू है। Mill scale is often present on raw steel and is frequently mistaken for a bluish colored primer. बहुत से लोग सरफेस को देख के ये समझते हैं कि इसके ऊपर पेंट किया हुआ है ब्लूइश कलर का, वो पेंट नहीं है, वो आपको मिल स्केल नजर आएगा जो नया स्टील फैक्ट्री से निकलता है। Mill scale is a type of iron oxide that is formed on the surface of the steel during the hot rolling process. For example, RSA, RSC, RSJ. The very single surface temperature combined with high roller pressure result in a smooth bluish gray color, gray surface. तो ये चीजें हैं जिनको हमने क्या करना है, चेक करना है, देखना है और इनको हमने स्टडी करना है। अब RSA, RSC या RSJ ये चीजें क्या हैं? RSA रोल्ड स्टील एंगल्स हैं, RSC रोल्ड स्टील चैनल्स हैं और RSJ रोल्ड स्टील जॉइस्ट। The first oxide form is FeO, जिसे आप वोसिटाइट कहते हैं, iron oxide. The next is Fe3O4, which is magnetite, and last of all Fe2O3, this is hematite. तो ये जो है ये मिल स्केल या ये जो रस्ट हैं, ये जो आयरन ऑक्साइड्स हैं ये बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, FeO, Fe3O4, Fe2O3, इनके नाम जो है अगर जो लोग बी गैस वगैरह करते हैं तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। अब मिल स्केल, the mill scale in fact looks like a scale and it can pop off the surface, cracking the coating and allowing moisture to penetrate. This allows a galvanic reaction to occur which results in pitting, corrosion, rust to the bare steel. This will result in a growth of the corrosion under the scale and produce further cracking to the coating and expose greater area and thus more corrosion. All mill scale must be removed to present a uniform and clean surface. तो मिल स्केल को 100% आपने निकालना है उसको, तब आपकी सरफेस प्रोफाइल, सरफेस क्लीननेस, वो चीजें आपको बराबर मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपके पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने क्या है, ये कॉपर स्लैग है।
कॉपर स्लैग जो है ये एक्सपेंडेबल है, यूज वंस ओनली, इट शैटर्स ऑन इम्पैक्ट, इट इज नॉन मेटालिक। तो मोस्टली जो है ये जो शट डाउन के जो एक्टिविटीज हैं उनमें ये चीज जो कॉपर स्लैग है ये यूज करते हैं टैंकों के अंदर से, चूंकि वहां पे स्लज जो बहुत कीचड़ और ये इस किस्म की चीजें हैं उनको निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं। कंटामिनेटेड कॉपर स्लैग मस्ट नॉट बी रीयूज्ड। अगर आपका कॉपर स्लैग कंटामिनेटेड हो गया, उसमें स्टोन्स, उसमें सैंड, उसमें ये चीजें हो गई हैं, तो आप यूज नहीं कर सकते। दिस इज द गार्नेट जो सबसे ज्यादा ब्लास्टिंग के लिए यूज होता है, नई कंस्ट्रक्शन में, नए पाइप्स में, पेंटिंग शॉप्स में, साइड पे, ग्रेथ वेल्ड्स पे ये जो है चीज यूज की जाती है। ये गार्नेट है, एक ये मिनरल है, कैन बी एक्सपेंडेबल और कैन बी रिसाइकल एज डिजायर्ड, मस्ट क्लीन बिफोर रीयूज। पहले इन सऊदी अरेबिया जितने भी अरामको के प्रोजेक्ट्स थे उस पे ये अलाउ नहीं था कि आप री यूज इसको कर सकें। अभी जो है वो कुछ फैक्ट्रीज को अप्रूवल मिली है कि आप ये गार्नेट जो है दोबारा रिसाइकल करें इसको, जो मुख्तलिफ किस्म की जो सीज हैं वो लगा के इसको छाना जाता है और उसके बाद जो है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको क्लीन करके दोबारा से। मेटालिक ग्रेड must be recycled for economic reasons, not used for site work, must be cleaned before reuse. Metallic shot है, always used in enclosed systems. ये closed systems machines में bottom plate of the tanks machines के जरिए जब blast किए जाते हैं उनमें ये चीजें यूज होती हैं। तो closed system अगर आपका हो मतलब मशीनरी, ठीक है, तो आप उसको वहां पे ये यूज कर सकते हैं। नीड टू बी क्लीन बिफोर रीयूज, ग्रेजुअली वियर डाउन साइकिल बाय साइकिल। जैसे जैसे आप इन शॉर्ट्स को यूज करते जाएंगे ये वियर होते जाते हैं, मतलब घिसते रहते हैं, कम होते जाती है इनकी जो थिकनेस है, गोलाई है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटालिक ग्रिट एंड शॉर्ट मिक्स्ड। रेशियो डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिकेशन as does the particle size used in enclosed system. Grid cuts the profile, short control the peaks. तो इस तरह रॉक पीक्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो जब पीक्स जो है वो ज्यादा हो जाएं तो ये शॉर्ट उनको बराबर कर देता है, स्मूथ कर देता है, ग्रिड जो है उसको काटता है। तो ग्रिड कट द प्रोफाइल और शॉर्ट कंट्रोल द पीक्स। एग्रीकल्चरल जो है ये ब्लास्टिंग में इन ऑयल एंड गैस फील्ड तो हम नहीं कह सकते कि ये यूज हुए। ये सीज है हमारे पास, सीव्स BS410 के मुताबिक इस पे मुख्तलिफ नंबरिंग होती है जिसके जरिए हम जो है अपना गार्नेट जो है वो चेक करते हैं और उसको यूज करते हैं। सरफेस प्रोफाइल नीडल गेज, ये सरफेस प्रोफाइल नीडल गेज है। ब्लास्टिंग होने के बाद जब सरफेस हमने चेक करनी है, क्लीनिनेस तो हम अपनी नेकेड आई, अपनी आंख से देखेंगे, और जो प्रोफाइल है उसको हम कैसे चेक करते हैं, प्रोफाइल नीडल गेज से। इस प्रोफाइल नीडल गेज को इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं किया जाता। इसका एक ड्रॉबैक है, नुकसान है कि हम इसका परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रख सकते, परमानेंट रिकॉर्ड इसका नहीं हो सकता। इसको कैलिब्रेट करने के लिए जो है किसी फ्लैट स्मूथ ग्लास प्लेट के ऊपर रखें, जीरो पर इसको लेके जाएं और आप उसको दोबारा चेक करें प्रोफाइल। इधर नीचे जो है इसकी नीडल होती है, जैसे ही आप इसको बैठाते हैं नीडल जो है इन डेप्थ चली जाती है प्रोफाइल के अंदर, इधर आपको रीडिंग मिल जाती है। बस वही रीडिंग है, आपने ली, फिर दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, नेक्स्ट आप रीडिंग लेते जाते हैं लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। ये डायल माइक्रोमीटर गेज है, इसके ये जो नीचे हैं ये दो बेवल एंड्स हैं, इसके अंदर हम पेपर रखते हैं जो जहां से हमें रीडिंग मिलती है, उस पेपर को टेस्टिक्स टेप कहते हैं, ठीक है। माइलर जो है वो यूज होता है, उसमें माइलर की जो थिकनेस है वो 50 माइक्रोन है। जितनी हमारी रीडिंग आएगी उस रीडिंग से 50 हम माइनस करेंगे। सपोज यहाँ पे मेरे पास रीडिंग आती है 150, आई विल डिडक्ट 50, सो द प्रोफाइल विल बी 100। अगर प्रोफाइल इसमें 100 शो हो रही है तो यहाँ से मैं 50 माइनस करूंगा, तो एक्चुअल मेरी प्रोफाइल कितनी है, 50। ये है जी वो माइलर, वो जो टेप टेस्टिक्स टेप है जिसको हम यूज करते हैं।
और ये डायल माइक्रोमीटर, इसका नाम डायल माइक्रोमीटर है, इसका नाम प्रेसो फिल्म है, टेस्टिक्स टेप है, मुख्तलिफ किस्म के इसके नाम है। सरफेस प्रोफाइल मेजरमेंट डायल माइक्रोमीटर एंड सरफेस रेप्लिका टेप। ये एक और किस्म है इसकी, सेम इसमें जो है मिल्स में दी हुई है इसकी रीडिंग। ये देखें, इसके दो बेवल्स के अंदर ये जो है टेप रखी हुई है, यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही है। अब रस्ट ग्रेड कितने होते हैं भाई? आपका जो स्टील है वो मुख्तलिफ किस्म का होगा, कोई नया है, कोई पुराना है, कोई अभी फैक्ट्री से निकल के आ रहा है। तो बिल्कुल फ्रेश जो फैक्ट्री से निकल के आता है उसके ऊपर जो लेयर बनी होती है उसे तो मैंने बताया आपको कि वो मिल स्केल है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पुराना है, फिर और पुराना और पुराना, तो ज्यादा अरसे के लिए जो रखा हुआ है उसको आप क्या कहेंगे? अब हमारे पास टोटल 4 किस्म के रस्ट ग्रेड्स हैं। रस्ट ग्रेड ए, रस्ट ग्रेड बी, रस्ट ग्रेड सी, रस्ट ग्रेड डी, ए बी सी डी। अब ए क्या है? स्टील सरफेस कवर्ड कंप्लीटली विद एडहेरेंट मिल स्केल एंड विद लिटिल इफ एनी रस्ट। बहुत कम रस्ट होगा या नहीं होगा, और आपका पूरा का पूरा पाइप, आपकी पूरी की पूरी प्लेट जो है वो कवर्ड की हुई है, किससे? मिल स्केल से। तो जब भी फैक्ट्री से जो नया मटेरियल फौरन बाहर आता है उसके ऊपर जो मिल स्केल है, तो वो कौन सा रस्ट ग्रेड है? वो ए कैटेगरी का रस्ट ग्रेड है, उसे रस्ट ग्रेड ए कहेंगे। और रस्ट ग्रेड बी क्या है? स्टील सरफेस विच हैज बिगन टू रस्ट। अभी वही जो मिल स्केल है वो थोड़ा रस्ट बनना शुरू हो गया है, जंग बनना शुरू हो गया है, एंड फ्रॉम विच द मिल स्केल हैज बिगन टू फ्लेक। और थोड़ा थोड़ा सा जो मिल स्केल है वो निकलना शुरू हो गया, फ्लेकिंग स्टार्ट हो गई है उसमें। अब ए क्या है? फुली कवर्ड विद मिल स्केल। बी क्या है? मिल स्केल थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया है, वो रस्ट ग्रेड बी है। रस्ट ग्रेड सी क्या है? स्टील सरफेस ऑन विच द मिल स्केल हैज रस्टेड अवे or from which it can be scrapped but with little pitting visible to the naked eye। अब इसमें तीसरी चीज एक शामिल हो जाती है सी में, छोटी छोटी पिटिंग, जो को आपको अपनी आंख से भी नजर आ जाती है, और जो मिल स्केल है वो फ्लेक होना भी शुरू हो जाता है, स्क्रैप हो जाएगा। आप नाखून से ऐसे करके उसको ऊपर निकालेंगे तो वो पूरा निकल जाएगा। अब देखें, ए क्या है? हमारे पास कंप्लीटली मिल स्केल। बी क्या है? मिल स्केल फ्लेक होना शुरू हो गया है। तीसरे में मिल स्केल फ्लेक हो रहा है और उस पर पिटिंग है जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ठीक है, वो पिटिंग थोड़ी है। और डी में क्या है कि मिल स्केल पूरे का पूरा रस्ट हो गया है, उसमें जंग लग चुका है और उसके ऊपर हैवी पिटिंग है, ज्यादा पिटिंग हो गई है। मतलब आप ये समझ लें कि वो पाइप आपका ज्यादा खराब हो गया है, उसमें पिटिंग है। और आफ्टर ब्लास्टिंग इफ वी फाउंड एनी पिटिंग वी आर गोइंग फॉर द एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की तरफ हम जाएंगे, उसमें पीटी करेंगे या यूटी करेंगे, या जो भी हमारा क्लाइंट जो हमें रिकमेंड करेगा हम उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। ब्लास्टिंग के बाद अगर आपको पिटिंग सरफेस में नजर आ रही है, इट इज डेंजरस, इट शुड बी एग्जामिन्ड बाय द एनडीटी टेस्ट। अब ये रस्ट ग्रेड है, रस्ट ग्रेड ए है, रस्ट ग्रेड बी देखें आप, यहाँ पे देखें फुल मिल स्केल है, इसमें मिल स्केल जो है वो फ्लेक होना शुरू हो गया है, उसकी चमड़ी सी बन के उतर रही है। सी में आप देखें पिटिंग आ गई है थोड़ी थोड़ी। डी में जो है वो लार्ज पिटिंग है। अब सरफेस प्रिपरेशन गेट्स हैंड एंड पावर टूल क्लीनिंग है। Scraping and wire brushing, it is assumed that prior to treatment the steel surface has been cleaned of dirt and grease, and that the heavier layer of rust have been removed by chipping। अब हैंड एंड पावर टूल में आप जो है वो वायर ब्रश यूज करते हैं, आप सैंड पेपर यूज करते हैं, आप ग्राइंडर यूज करते हैं, आप चिपिंग गन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ब्लास्टिंग नहीं करते, सरफेस प्रिपरेशन इससे भी रेडी हो जाती है। हैंड एंड पावर टूल क्लीनिंग विच इज नोन एज ST2, इसको ST2 कहते हैं। थारो scrapping and wire brushing machine, brushing, grinding, etc. The treatment shall remove loose mill scale, rust and foreign matter. Finally, the surface is clean with a vacuum cleaner
Clean, dry, compressed air or a clean brush, it should have a faint metallic sheen. चमक आ जानी चाहिए उसमें, चमकता है वो सही. The appearance shall correspond to the prints designated to ST2. ST3 very thorough जो है जी, स्क्रैपिंग एंड वायर ब्रशिंग है, मशीन ब्रशिंग है, ग्राइंडिंग है इसमें, सरफेस प्रिपरेशन एज फॉर ST2 बट मच मोर थारोली, थोड़ा उससे ज्यादा, ST2 से थोड़ा ज्यादा उसको हमने चमकाना है, चमक आती है उसमें, आपको नीचे से जो है वो व्हाइट मेटल जो है वो दिखना शुरू हो जाता है, बट नॉट विद द ब्लास्टिंग, विद हैंड एंड पावर टूल क्लीनिंग. अब ये क्या है कि प्रिपरेशन ग्रेड्स या ब्लास्टिंग ग्रेड्स क्या है, SA1, SA2, SA2 एंड हाफ, SA3. अब SA1 बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे कोलीग, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं ये SA क्या है. तो पहले जो है वो ये स्वीडिश स्टैंडर्ड है, स्वीडिश, और पहले जो है ब्लास्टिंग जो है वो सैंड से होती थी, और जब से पता चला कि भाई सैंड के अंदर जो है वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं जिससे उसको बीमारी सिलिकोसिस जो है वो हो जाती है, आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं. तो उससे जो रेगुलेशंस हैं, जो पार्टीज हैं ओशा की और दूसरी और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं सऊदी अरामको की, उसमें उन्होंने क्लियर से मेंशन किया है इन चीजों को कि अभी जो सैंड है वो नॉट अलाउड फॉर द ब्लास्टिंग. तो उसके लिए अब क्या करना है, गार्नेट आपने यूज करना है और दूसरी चीजें जो पीछे हमने डिस्कस की हैं वो यूज करनी है ब्लास्टिंग के लिए, सैंड यूज नहीं करनी है. तो ये ऐसे से मुराद सैंड लिया जाता है, ये स्वीडिश स्टैंडर्ड है. SA1, SA2, SA2 एंड हाफ एंड SA3. SA1 क्या है, लाइट ब्लास्ट क्लीनिंग, SA2 थारो ब्लास्ट क्लीनिंग, SA2 एंड हाफ वेरी थारो ब्लास्ट क्लीनिंग, और SA3 ब्लास्ट क्लीनिंग टू प्योर मेटल. प्योर मेटल तक आपको सरफेस उसकी नीचे से नजर आएगी, ऊपर जितना गंद गुबार जो भी जमा है वो सारे का सारा हमने क्लीन कर देना है इसके जरिए, ब्लास्टिंग के जरिए. तो SA3 जो है बिल्कुल व्हाइट मेटल, इसमें आपको छोटे छोटे स्टैंड नजर आ सकते हैं, मे बी के वो मिल स्केल के हों, मे बी के वो कोई और चीज हो. ठीक है, अभी इनको हम कंपेयर करते हैं दूसरे नेस के साथ, SSPC के साथ, या क्या इनको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू रस्ट ग्रेड. अगर आपका देखें रस्ट ग्रेड A है, B है, C है, D है, तो उसके अगेंस्ट आप क्या ब्लास्टिंग करते हैं, रस्ट ग्रेड A. फिर रस्ट ग्रेड देखें B, क्या लिख रहा है, स्टील सरफेस लार्जली कवर्ड विद डेरिंग मिल स्केल, बट लिटर रस्ट नहीं है लेकिन मिल स्केल पूरा है. स्टील सरफेस बिगन टू रस्ट, मिल स्केल हैज बिगन टू फ्लिक, फ्लिकिंग हो गई है. ब्रश ऑफ करेंगे तो आपको ये शेप मिलेगी. ठीक है, और रस्ट ग्रेड A में कोई ब्रश ऑफ नहीं है, ब्रश ऑफ आप नहीं कर सकते इसको, सीधी सीधी ब्लास्टिंग करनी है इसकी. यहां देखें SA2 एंड ऑफ, SA3. अगर रस्ट ग्रेड आपके पास C है तो कैसी सूरत हाल आएगी ये, मतलब के रस्ट ग्रेड्स पे डिपेंड करता है हमारा कितनी क्लीनिंग आती है, हमारा पाइप कितना पुराना पड़ा हुआ है बाहर, और उसमें कितनी पिटिंग है और उसकी शेप में क्या चेंजेस आई हैं. तो सरफेस जो है हमारी हमें डिफरेंट लगेगी एज पर द रस्ट ग्रेड्स. SA1, SA2 एंड हाफ लूज मिल स्केल वही है कि इसमें से हम पूरा निकालते हैं. ठीक है, ब्रश ऑफ SA1 करेंगे और इसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं SSPC की, उनसे हम इसको कंपेयर करेंगे. अब ब्लास्टिंग ग्रेड्स कौन से हैं यहाँ पे, वही सेम चीजें आपके पास आ गई, और इसको आप डिटेल से अगर पढ़ेंगे तो ISO 8501 में आप देखें वहां पे भी चीजें यही मेंशन की हुई हैं, और इनको फिर नेस में, SSPC में, स्वीडिश स्टैंडर्ड में क्या कहते हैं और क्या क्या इनके नाम है वो चीजें उसमें डिस्कस की हुई है. ये देखें ये पिक्चर में, ये एक शिप है जिसको जो है पानी से जो है उसको क्लीन किया जा रहा है, उसकी सरफेस प्रोफाइल की जा रही है, एग्जिस्टिंग कोटिंग जो है उसकी रिमूव की जा रही है पानी के जरिए. ठीक है, जिधर जिधर से पेंट इसका डैमेज हुआ है वो एरिया जो है ब्लास्ट किया जा रहा है. व्हाट इज दिस, दिस इज हाइपोडर्मिक नीडल गेज. हाइपोडर्मिक नीडल गेज जो है इससे हम क्या करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं.
कि ब्लास्टिंग के लिए जो हमारा प्रेशर है वो कितना है, या जब ब्लाटर टेस्ट किया जाता है तो हमें कितना प्रेशर चाहिए, उसके लिए हम इसको कम या ज्यादा करते हैं। तो ये चीजें हम यूज करते हैं किसके लिए, टू चेक द प्रेशर। और ये हमेशा आगे की तरफ, जिस तरफ हवा जा रही है, हवा के साथ नीडल को आगे जाना चाहिए। ये देखें इस पिक्चर में, वो हवा इधर से निकलेगी बाहर जाके, तो हवा ऐसे जा रही है यूं सीधी, तो हवा के साथ हमारी नीडल जानी चाहिए, उसके अपोजिट नहीं जानी चाहिए, ऐसे सीधा टूवर्ड्स द नोजल। ये नोजल है, नोजल की तरफ जानी चाहिए। Insert the needle through the hose with the needle towards the nozzle at the angle of appropriate, जो भी appropriate 45 to 30 डिग्री जो भी एंगल है इसका, उसमें इसको इंसर्ट करना चाहिए। एडवांटेज ऑफ ब्लास्ट क्लीनिंग, अभी क्या फायदा है, क्यों हम सरफेस रेडी करते हैं जी। It has been indicated by the British Iron and Steel Research Association that surface coating applied to blast clean substrate may be expected to last 5 times as long as the same surface that had been weathered than manually wire brushed. The preparation of steel work obviously has a bearing on the success or failure of any surface coating. अब अगर हम विदाउट कोटिंग जो है वो, विदाउट सरफेस क्लीनिंग हम कोटिंग कर देते हैं, तो उसकी लाइफ क्या है, बहुत कम है। और अगर हम क्लीन करके करेंगे तो वो क्या कह रहा है कि 5 टाइम्स मोर वो आपको देगी। अगर वैसे कोटिंग 1 साल रुकेगी तो मे बी हम ब्लास्टिंग करेंगे तो कितना, 5 साल 6 साल, उसको कुछ नहीं होना है। नाउ व्हाट इज दिस की प्रोफाइल, एम्पलीट्यूड, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द प्रोफाइल। अब सरफेस प्रोफाइल, इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, इसको प्रोफाइल भी कहते हैं, इसको की भी कहते हैं, इसको एंकर पैटर्न भी कहते हैं, इसको सरफेस प्रोफाइल भी कहते हैं। तो इसके मुख्तलिफ नाम्स हैं, माइक्रोन्स में हम इसको मेजर करते हैं। That shows the difference between the peaks and troughs in a metal surface produced by the blast cleaning. जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो जिस तरह ईसीजी ऊपर नीचे होती है, सेम उसी तरह उस फॉर्मेट में हमारी ब्लास्टिंग सरफेस बनती है, ऊपर नीचे। तो ऊपर और नीचे का जो है वो पीक और ट्रफ जो है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको प्रोफाइल कहते हैं। देयर मस्ट बी एडिक्वेट एम्पलीट्यूड ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट टू इंश्योर गुड एडेशन। However, if the amplitude on the surface is too rough, then there is a risk that the peaks of the blast cleaning process will protrude through the paint film, leading to significantly higher paint consumption or peak rashing or spot rusting. तो अगर हमारी प्रोफाइल ज्यादा हो जाती है, सपोज रिक्वायरमेंट कितनी है 50 माइक्रोन, अगर रिक्वायरमेंट 50 माइक्रोन है और मेरी प्रोफाइल आ गई है 100 माइक्रोन और पेंट मैंने अप्लाई करना है 60 माइक्रोन, तो क्या होगा, उसके जो दंदाने हैं, उसके जो आगे से पीक्स हैं, वो पेंट से भी बाहर निकल आई है सरफेस। ठीक है, पेंट तो उतना ही मैंने अप्लाई करना है जितनी की रिक्वायरमेंट है। तो जब ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो बहुत ज्यादा फ्लैश रस्ट आ जाएगा, उसके आगे जो प्रोफाइल जो नंगी है, जो प्रोफाइल ज्यादा हो गई है, उस पे जो है रस्ट आ जाएगा। बाज दफा ऐसा होता है, अगर आपकी प्रोफाइल ज्यादा है, आपने ओनली प्राइमर मारा है या किसी जगह पे जो रिक्वायरमेंट है उससे भी कम पेंटर ने पेंट मार दिया है, ठीक है, पेंट थोड़ा मार दिया है, या गन सही बराबर से वहां पे पहुंची नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप अगले दिन जब आते हैं पाइप को देखते हैं, कहेंगे ओ ये क्या हो गया है, इसको तो रस्ट आ गया है। वो रस्ट क्यों आता है कि आपकी प्रोफाइल ज्यादा है और पेंट आपने कम मारा है, उस पर फ्लैश रस्टिंग आ गई है। तो इन चीजों का ख्याल रखना है कि प्रोफाइल आपकी विद इन द लिमिट्स होनी चाहिए। On average, a surface that has been grit blasted should have a profile that lies between 50 to, ये ideal है, 50 to 70 microns, and short blasted steel under blast primers should be 30 to 50। अगर only primer ही आपने use करना है तो 30 to 50 micron होनी चाहिए। Profile in excess of 100 micron should be avoided। 100 या इससे ज्यादा की जो प्रोफाइल है उससे अवॉइड करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम है। तो ज्यादा प्रोफाइल उस वक्त आती है जब आपका ब्लास्टर एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड ब्लास्टिंग करेगा, एक ही जगह पे वो अपना होज टिका के, अगर वो इधर उधर दाएं बाएं वो अपना गन को वो मूव करेगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक जगह अगर वो टिका के ब्लास्टिंग करता रहेगा साथ साथ, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, हमें प्रोफाइल ज्यादा मिल सकती है। ये किसी एक छोटे एरिया में भी या ज्यादा बड़े एरिया में भी, किसी भी एरिया में पाइप में अगर सुई के नोके जितना भी कहते हैं कि अगर
रस्ट आ गया तो आपका पूरा पाइप रस्ट हो जाएगा, तो पेंट का फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए किसी छोटी जगह पर या बड़े एरिया में जहां भी आपकी प्रोफाइल ज्यादा होगी है उसको आपने स्मूथ करना है। ये देखें, रॉक पीक्स है, हैकल है, लेमिनेशन और स्लीवर। रॉक पीक्स होंगी तो इस तरह की है, हैकल की ये शेप है, और लेमिनेशन और स्लीवर है इस तरह आपको नजर आएगा। Degreasing क्या है जी? Any surface that is to be blast clean and subsequently painted must be thoroughly degreased and cleaned beforehand. Degreaser must be used in conjunction with the absorbent cloth which must be cleaned frequently. बाज दफा ऐसा होता नहीं है, बल्कि आम रूटीन में हमारी ये प्रैक्टिस भी है कि हम लोग कोई ऑयल ग्रीस कुछ भी, इवन के अगर जो पाइप है जो हमने ब्लास्टिंग के लिए लाया है उसके ऊपर अगर लगा हुआ है, तो होना तो ये चाहिए कि पहले वो ग्रीस, वो ऑयल, वो कंटामिनेशन किसी थिनर्स के साथ, किसी सॉल्वेंट के साथ उसको पहले क्लीन करना चाहिए, उसको डिग्रीज करना चाहिए पहले, ठीक है। और अगर हम लोग नहीं करते उस चीज को, तो उसका एक ड्रॉबैक है, जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल जो हमें बाज दफा नजर नहीं भी आते, वो जाके हमारी ब्लास्टेड सरफेस के साथ स्टिक हो जाते हैं और हमारी सरफेस जो है वो कंटामिनेट हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर रेयर केसेस में कहीं किसी पाइप पे कुछ ऐसा कुछ है, अगर ग्रीस ऑयल या कोई चीज लगी हुई है, तो हमें क्लीन करनी चाहिए। ये सरफेस प्रिपरेशन की है, इसको ये डैमेज का प्रिपरेशन है। अब शार्प एप्लीकेशन, surface coating that are damaged which are being rectified and sharp must be blast clean or original shape. अगर शार्प के अंदर पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ कंटामिनेशन है, कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना चाहिए, उधर ही ब्लास्ट करना चाहिए। ब्लास्ट करके उसको क्लीन करके फिर उसके ऊपर कोटिंग पेंटिंग करनी चाहिए। और अगर साइड पे हो गया है तो प्रायर टू यूज ऑफ एनी साइड अप्लाइड प्रोडक्ट ऑल शार्प्स अप्लाइड कोटिंग मस्ट बी एग्जामिन्ड। तो अभी क्या है कि पाइप मैंने ब्लास्ट किया, पेंट किया शार्प के अंदर, उसको साइड पे लेकर गए, साइड पे अगर कोई डैमेज आ गया तो उसको रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। और आम प्रैक्टिस में ऐसा ही होता है, चूंकि इंस्पेक्शन साइड पे की जाती है और जब तक वो क्लियर नहीं होता उसका डैमेज वगैरह, हमारा वो मटेरियल रिलीज नहीं होता, इंस्पेक्शन क्लियर नहीं होती, तो ये एक रूटीन की आम एक प्रैक्टिस है, तो साइड पे भी हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। आईएसओ एसएसपीसी नेस में अभी वो जो हमारे ब्लास्टिंग ग्रेड्स हैं उनको क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे देखें। आईएसओ या 8501 में और एसएसपीसी या नैश, ये स्वीडिश स्टैंडर्ड है, उनमें क्या कहते हैं, व्हाइट मेटल है, व्हाइट मेटल को SA3 कहते हैं, एसएसपीसी SP5, SP5 कहेंगे एसएसपीसी में, नैश में ग्रेड 1 कहते हैं व्हाइट मेटल को। व्हाइट मेटल जो है वो SA3 और SP5 एसएसपीसी में और नैश में ग्रेड 1। अब नैश में ग्रेड 2, एसएसपीसी में 10 और SA2.5 और नीएट व्हाइट मेटल। कमर्शियल ब्लास्ट में SA2, SSPC SP6 और नैश में ग्रेड 3, और स्वीप में SA1 और SP7 और नैश में ग्रेड 4। ठीक हो गया ये। ग्राइंडिंग एंड शेप एजेस, वेल्ड्स एटसेट्रा। डिस्क है, ग्राइंडर है, मुख्तलिफ किस्म की डिस्क हम सरफेस प्रिपरेशन में जो है वो यूज करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये ना हम साइट पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और हमें इक्विपमेंट कोई बता दें, हम कहें इसको क्या करते हैं, तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, सरफेस क्लीनिंग करते हैं ये ग्राइंडर डिस्क जो है इस्तेमाल करके। इनसफिशिएंट प्री ब्लास्टिंग प्रिपरेशन, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे हम ना तो ब्लास्टिंग कर सकते हैं ना पेंटिंग कर सकते हैं, और ऐसे एरियाज कुछ वेल्डिंग के बाद जब हमें हैंड ओवर किया जाता है मटेरियल पेंटिंग ब्लास्टिंग के लिए, तो हमें वेल्ड जॉइंट एरिया उसका वो अच्छे से चेक करना है, कोई वेल्ड स्पैटर तो नहीं है, कोई शार्प एजेस तो नहीं है, ठीक है। और ये अगर इस तरह की कुछ चीजें हैं, कुछ नॉचेस हैं, कुछ इस तरह के शार्प एजेस हैं, तो वो हमें ग्राइंड करने हैं, उनको अच्छे से हमने क्लीन करने हैं। वेल्ड स्पैटर हैं तो वो रिमूव करने हैं। अगर हम नहीं करेंगे ऐसी चीजें, तो हमने अगर पेंटिंग की, ब्लास्टिंग की और इस चीज को निग्लेक्ट किया, तो आफ्टर सम टाइम ये चीज ऐसी नजर आएगी, क्योंकि वो की सरफेस प्रिपरेशन हम अच्छी करेंगे, अच्छी करने के बाद ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग के बाद हमने स्ट्राइप कोट किया, तो डिफिकल्ट एरियाज का बहुत ख्याल रखना है ब्लास्टिंग में भी और पेंटिंग में भी। पेंटिंग में आपने उसका स्ट्राइप कोट का ख्याल रखना है और ब्लास्टिंग में आपने उसको ग्राइंडिंग वगैरह करना है।
ये देखें यहाँ पे बिल्कुल पेंट नीचे मिस हो गया है, नैरो एरिया है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, पतला छोटा ब्रश लिया, पेंट के अंदर डिप करके इधर पूरा लाइन लगा दी। जितना ब्रश अंदर जा सकता है पेंट उसके साथ वहां पे अंदर आपने डालना है। Paint is unable to fill gap between two pots welded together. These area may be susceptible to corrosion. Not recommended for exposure to severe aggressive environment. तो कोटिंग हम करते ही प्रोटेक्शन के लिए है, तो अगर ऐसा एरिया हमने छोड़ दिया तो फिर कैसी प्रोटेक्शन, ये पूरा रस्ट होना शुरू हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। प्री ब्लास्ट प्रिपरेशन, ग्राइंडिंग अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन। तो mark area where grindings are required, remove weld spatter, grind the welds, grind the notches. Important to carry out the grinding to improve the lifetime of the paint system. ठीक है, तो हमारी सरफेस प्रिपरेशन हर हवाले से जो है ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। Blisters close to welds probably due to welding smoke remaining on the steel. अब वेल्ड जॉइंट एरिया है, सपोज ये मैंने सरफेस प्रिपरेशन ठीक नहीं की और जो स्मोक है वो भी रिमूव नहीं किया है, ठीक है, इधर वेल्डिंग हुई है, सरफेस प्रिपरेशन बराबर नहीं है, ऊपर आके पेंटर ने पेंट मार दिया है, वो स्मोक नीचे, उसके बाद जो पेंट डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये डिफेक्ट्स किस लिए हैं, पुअर सरफेस प्रिपरेशन की वजह से हैं। वेल्डिंग स्मोक है, वेल्डिंग स्मोक इज रिसॉल्युबल इन वाटर एंड विल क्रिएट ऑस्मेटिक ब्लिस्टरिंग। तो गैल्वेनिक डिफरेंस बिटवीन स्टील प्लेट एंड वेल्ड में एग्रीवेट द अटैक। तो इस अटैक को क्या करना है, हमने रोकना है। किस तरह, प्रॉपर सरफेस क्लीनिंग करके, प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन करके। हमारी सरफेस प्रिपरेशन 100% ठीक होनी चाहिए। दीज आर द चिपिंग टूल्स, वायर ब्रश है, ये चिपिंग एम्बर है, चिपिंग मशीन है, और ये हमारे पास जो है ये वायर ब्रश ग्राइंडर है जिसके जरिए हम सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। ये गुडमैन जो है जी हमारे पास जो है ये ब्लास्टर है, इसने फुल इक्विप्ड किया हुआ है खुद को, इसने ब्लास्टिंग वुड पहना हुआ है, ये लेदर अपॉर्न है, ये पूरा इसका फुल कवरिंग है, लेदर ग्लव्स हैं इसके पास, इसके हाथ में होज है, ठीक है, डेड मैन हैंडल है इधर इसके हाथ में, और हुड विद वाइजर है, करेक्ट ग्लव्स इसने पहने हुए हैं, और प्रोटेक्टिव ओवरऑल इसने पहना हुआ है, और ब्लास्टिंग नोजल है इसके पास। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो कोटिंग एप्लीकेशन का होगा। आई होप को कि आपको ये सरफेस प्रिपरेशन और सरफेस क्लीनिंग और सरफेस प्रिपरेशन की इम्पोर्टेंस समझ आई होगी पेंटिंग एंड कोटिंग में। और ये जो चीज़ें हैं जो आपने सीखी हैं, आपने पढ़ी हैं सेशन में, इनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी छोड़ूंगा, सोशल मीडिया पर भी मैं छोड़ूंगा, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो इन चीज़ों को जो है सोशल मीडिया पे और यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको दूसरे अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं कि किसी के अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उनको समझ आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जाके ट्रेनिंग्स और ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये एक सदका जारिया भी है। आप उन लोगों को, किसी को अगर आप एक लफ्ज़ भी बताते हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो आप दूसरों तक ये चीज़ पहुंचाएं, शेयर करें। Thank you so much for today's session. Have a nice day.